वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दुर्गा सजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीलिट यानी बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे पेपर 2020 का। इसके पहले मैंने 2016, 17, 18, 19, 20 तक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने किया है। इस तरह जो अगला हमारा पेपर है 2020 का है, देखिए मैं कुछ दिनों बाद आपको मैं स्पेशल मैथ का मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। उस मॉडल पेपर में आपको खाली एक ही मॉडल पेपर से कम उसमें 50 से 60% क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हमारा 2020 के मॉडल पेपर में 2020 के पेपर में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि काश a बराबर 0 हो तो एक मान बताना है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि काश a 0 है, अर्थात काश में किस वैल्यू का मान 0 होता है। तो आप बताइए, वो होता है 90। ठीक है, साइन जीरो का मान होता है 0। ठीक है, अगर साइन जीरो का मान 0 होता है तो काश 90 का मान जो उसका 0 होगा, इसको उल्टा होता है। ठीक, अगर कुछ कह रहा है कि आंकड़ा दिया हुआ है, ये दिया हुआ कह रहा है का बहुलक बताना है। बहुलक क्या कहलाता है? बहुलक जो होता है जिसमें बहुत सारे पद हो, वो हमारा बहुलक कहलाता है। देखिए इसमें कौन कौन से पद कई बार आए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 7 हमारा सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, इसलिए इसका जो बहुलक हुआ वो 7 होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए सभी वैल्यू अंडर रूट में है, जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो फोल अंडर रूट में आ जाता है। ठीक है, जो गुणा करेंगे तो b/a गुणे c/b गुणे a/c हो जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए कट जाएगा, सी कट जाएगा और बी भी कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ बचती नहीं, अर्थात यहाँ पर 1 बचेगा और 1 का अंडर रूट हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है, आपको वृत्त की परिधि बताना है। तो आपको मालूम है कि जो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। ठीक है, देखिए ये 2r क्या होता है, ये 2r आपका क्या कहलाता है, व्यास होता है। तो देख रहे हैं व्यास यहाँ पर 12 दिया हुआ है, यहाँ पर पाई दिया हुआ है। देखिए 12 पाई आपके पास कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसका मात्रा सेंटीमीटर में है तो उसका परिधि भी सेंटीमीटर में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। देखिए समांतर हो चाहे कुछ भी हो, किसी प्रकार का चतुर्भुज होता है, उनके अंतः कोणों का योगफल 360 ही होता है। ठीक है, किसी प्रकार का भी कोण हो, इन सभी का मान आपका 360 होता है। अब देखिए कह रहा है सम कोण मतलब होता है 90। अब दिमाग लगाइए कि 360 में 90 कितने कोण बनेंगे। तो आपको 360 कुछ करना नहीं है, 90 भाग कर देना है। तो 36 आया 4, अर्थात 90 के 4 कोण होंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। 4 समकोण होंगे अर्थात 4 90 होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाने की कोशिश किया है, समांतर चतुर्भुज कह दिया है और चतुर्भुज कोई भी हो उसमें 360 ही इसकी वैल्यू होती है, अंतः कोणों की योग। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना क्या है। देखिए जब आप सिक्के लेते हैं, दो सिक्के जैसे आप उछालेंगे तो यदि मान लो पहले वाले में टेल आता है, ठीक, दूसरे वाले में टेल आ सकता है। ठीक, ये संभावना ये हो जाएगी। अगर पहले में टेल आ गया तो दूसरे में एक बार टेल तो आ चुका है, तो अगली बार क्या आएगा, हेड आएगा, ये हो सकता है। अगर पहले में अगर हेड आ गया, दूसरे में टेल आ सकता है। ये तो पहले में हेड आ सकता है तो दूसरे में हेड आ सकता है। तो अगर दो सिक्के उछालते हैं तो हमारे पास 4 प्रकार की संभावना बनती हैं। तो कुल जो संभावनाएं हमारे पास है, कुल संभावना है वो आपके पास 4 है। ठीक, टोटल संभावना 4 निकलती हैं। तो ये कह रहा है कि एक साथ शीर्ष अर्थात हेड, तो एक साथ दोनों में
शीर्ष कहाँ पर कितनी बार आया है, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर हेड शीर्ष दोनों में खाली एक ही बार आया है, तो इसकी संभावना होगी 1/4। लिखेंगे एक साथ शीर्ष आने की संभावना हमारे पास 1/4 होगी। देखिए इसमें कुछ भी ले लेता है, सभी की संभावना 1/4 निकलती है। अगर इस क्वेश्चन कह देता तो हेड आने की संभावना क्या होगी, एक साथ ना कहकर, एक साथ मतलब दोनों में, एक साथ इसी में है, अगर कह दिया जाता कि दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की संभावना क्या होगी। शीर्ष देखिए यहाँ पर शीर्ष यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो टोटल हो जाए 3 और टोटल संभावना को 4 है, तो आपको शीर्ष आने की संभावना 3/4 हो जाती है। लेकिन खाली दोनों पूछे एक साथ, यहाँ पर 1/4, क्योंकि यहाँ पर एक ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इस तरह का। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार 100 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बेलन को चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आपको ऐसा बताना है। सवाल हल करने से पहले आपको हर चीज़ नोट करना पड़ता है हमारे पास क्या क्या दिया है। देखिए सवाल जब हल करते हैं तो जो वैल्यू दी होती है उसे हम नोट करने की कोशिश करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। तो बेलन का आधार हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो देखिए बेलन जो आधार होता है, देखिए बेलन आपका ऐसा होता है, तो बेलन का आधार एक वृत्त होता है, अर्थात वृत्त का एक क्षेत्रफल होता है। आधार क्षेत्रफल जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, अर्थात ये कह सकते हैं जो πr² है वो आपका 100 सेंटीमीटर है, ये आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वृत्त का आधार, बेलन का आधार आपका वृत्त होता है, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्र के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए πr² दिया है, πr² माना हमारे पास 100 दिया है, अर्थात 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर ऊंचाई दी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। देखो सॉल्व करेंगे तो 100 गुणा करेंगे 10 का जाएगा 1000 सेंटीमीटर की, ऐसे हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x² + 7x + 10 = 0 हो को हल करना है, इसे गुणाखंड करने हैं। इसके पहले सवाल में बता चुका हूँ कि 10 के पहले अगले वाले पद गुणा करते हैं तो आ जाएगा 10x², अर्थात अंकों में देखेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमको ऐसे दो संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर 10 आ जाए। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या लिखा है, 7x लिखा है। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, दो संख्या ढूंढनी है जिसे गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो आपको मालूम है 5 गुणे 2 कर दे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, और हम 5 + 2 जोड़ दें तो क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x लगा है तो यहाँ पर हम भी x लगा देंगे, तभी तो बनेगा 5 और 2 7, बनेगा नहीं बनेगा। अर्थात जहाँ पर 7x लिखा है वहाँ पर 5x अब 2x लिखना पड़ेगा। x² प्लस ये लिखेंगे 5x + 2x + 10 = 0। ठीक है, जहाँ पर 7x लिखा है वहाँ पर हमने ये लिख दिया है। या देखिए दो जोड़े बनाते हैं, जोड़े बन जाते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखेंगे यहाँ पर x, यहाँ पर x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर x बाहर निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5, प्लस अब देखिए दोनों कॉमन क्या है, 2, दोनों 2 कॉमन है तो हमारे पास x बचता है, प्लस 10 में 2 निकल जाएंगे, हमारा कितना बचेगा, 5। अब देखिए इन दोनों फिर कॉमन क्या है, x + 5 हमारे पास कॉमन है। अब बचता है हमारे पास क्या है, यहाँ x बचता है +2, तो x + 2 बच जाता है। यहाँ पर बराबर 0 रखा हुआ है, 0 रखेंगे, समीकरण हल करेंगे इसको। इस पद में गुणा है, इसको एक बार 0 भाग कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा, अर्थात x + 5 = 0। तो x बराबर क्या आएगा, -5, अर्थात x की वैल्यू इकाई हमारे पास -5। इसी प्रकार इसको निकालेंगे तो इसको 0 कर देंगे तो x + 2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि x वहाँ पर 75 कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, 75 कर देंगे तो x का मान -2 आता है, -5, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त त्रिज्या की 4 गुनी है, तो लिखना पड़ेगा। सवाल लगाने से पहले हम उसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं, हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए दो वृत्त हैं, अगर दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्या अलग अलग होंगी, तो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। पहले वृत्त के क्षेत्रफल a1 है और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल a2 है। क्या कह रहा है, ये दोनों क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो निकालना। तो क्षेत्रफल जो अनुपात निकालेंगे,
A1/A2। तो पहले क्षेत्रफल होता है पाई r1² और दूसरे का होता है पाई r2²। ये r कट जाएगा। देखिए दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों स्क्वायर लगा होता तो होल स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए हमारे पास जो r1 की वैल्यू हुआ 4 r2 के बराबर है। r1 की जो वैल्यू है 4 r2 के बराबर है। नीचे r2 पहले से दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 जाएगा और 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब देख रहे होंगे तो जो A1 है वो 16 है, A2 है 1 है। जब A1 अनुपाते A2 निकालेंगे तो जो A1 की वैल्यू है 16 है अनुपाते अब A2 की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ जाएगा 16/1। यह इसका आंसर था। तो इस तरह सवालों को रेशियो में हम आसानी से निकाल सकते हैं, अनुपात में हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ABCD एक चक्रीय त्रिभुज है, A का मान दिया है 55, B के मान 60 दिया है, तो C और D के मान बताना है। ये आप जानते हैं कि जब कोई चतुर्भुज चक्रीय होता है तो उनके सम्मुख जो कोणों का योगफल कितना होता है, इसोसिएंस होता है। ये आप जानते हैं। तो नोट करेंगे ABCD चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक, क्या होता है आप जानते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर होता है एसोसिएंस। क्या लिखेंगे? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, सम्मुख कोणों का योग। अब ऐसे नोट कर सकते हैं, A की वैल्यू हमारे पास 55 दिया हुआ है प्लस कोण C बराबर एसोसिएंस हो जाएगा। इसको 75 कर देंगे तो कोण C का मान आ जाएगा 180 - 55 डिग्री। जब घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 125 डिग्री। तो C की वैल्यू जो हमारे पास आती है 125। इस तरह इस सवाल को भी हल करेंगे तो अगर 60 है तो हमारे पास बनेंगे 120 डिग्री। ठीक इसी प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं कि कोण B प्लस कोण D बराबर होते हैं एसोसिएंस। B की वैल्यू यहाँ पर 60 दिया है, कोण D बराबर हो जाएगा एसोसिएंस। इसको 75 कर देंगे, कोण D बराबर हो जाएगा 180 - 60 अर्थात 120। तो D की निकली 120 और C की निकलती है 125। तो इस तरह सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस टाइप का। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल में इस टाइप सवाल आपको हर साल देखने को मिले हैं। फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की जो साइन के अनुपात की मान वैल्यू होती है, कोणों के मान होते हैं, इनको आप आसानी से याद करना पड़ेगा। अगर आपने याद नहीं किया तो आपको सवाल नहीं कर पाएंगे और आप 2 नंबर के 3 नंबर आप सवाल को हाथ धो सकते हैं, सवाल लगा नहीं पाएंगे, आपके नंबर चले जाएंगे। खाली आपको वैल्यू याद करनी है बस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है कि जो साइन की वैल्यू दी है, कास की वैल्यू दी है, टैन की वैल्यू दी है, इनको आप ऐसे मान रख दीजिए। जैसे साइन 30 का है तो साइन 30 का मान आपके पास 1/2 होता है, रख दीजिए, प्लस कास 60 का मान होता है 1/2 ही होता है, प्लस टैन 45 का मान भी 1 होता है। अब देखिए आधा ये आधा ये है, जब आधा आधा जोड़ेंगे हाफ हाफ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, +1 बराबर कर जाएगा 2। ये इसका आंसर है। चाहे तो इसके एल्सियम द्वारा भी आसानी से कर सकते हैं। इसको 1/2 लिखिए प्लस 1/2 लिखिए प्लस 1 लिखिए, यहाँ बटे 1 लगा दीजिए। अब देखेंगे नीचे ये अंश बटे हार बन जाता है। 2 का एल्सियम निकालेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 1 में तो 1, 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे 2 में 2 आ जाएगा और 2 का भाग गुणा करेंगे 2 में 1 में तो 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप हल करते हैं लासा निकाल के वैसे आपका हल करना है। जोड़ेंगे तो 2 ये आ जाएगा, 2 1 3 1 4, 4/2 अर्थात 2। ठीक, तभी यहाँ पर आ रहा तभी यहाँ पर आ रहा है, तब चाहे इससे हल करें चाहे इससे हल करें दोनों ही सही हैं। देखिए ये समीकरण आता है, युगपत समीकरण आए हुए हैं, इनको हल करना है। देखिए कभी भी सवाल अगर इस टाइप के आते हैं तो होता क्या है कि एक राशि को हम बराबर करना पड़ता है और उसे घटाना पड़ता है, कट जाते हैं। तो इन राशि में आप कोई भी देखें जो आप बराबर करना चाहते हो बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है,
अगर इसमें हम गुणा 2 कर दें और इसमें हम गुणा कर दें 3 का, तो 3 गुणा करें तो 6 आ जाएगा, 2 गुणा करेंगे हम 3 तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू प्राप्त मतलब बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम सब जब लगाते हैं तो लिखना पड़ता है कि हमारे समीकरण हमारे पास एक ये है, समीकरण हमारे पास 2 ये है। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे तो हमको 2 गुणा करेंगे तो 2 ने 4x माइनस 2 गुणा करेंगे 3 में तो 6y बराबर 2 गुणा करेंगे 13 में तो 26 आ जाएगा। इस तरीके वाला करेंगे, 3 गुणा करेंगे 7 में 7 21x माइनस 3 गुणा करेंगे 2 में तो 6y बराबर 32 60 आ जाएगा। ये आ गया। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू बराबर, y की जो राशि है ये बराबर हो चुकी है। अब इसको घटाएंगे तो आप जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये प्लस में माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस हो तो ये माइनस हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आप कट जाएंगे तो हमारे पास बचता है 21 माइनस 21 और 4 अर्थात घट जाएगा। तो 21 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 17, क्योंकि 21 बड़ा माइनस का तो आंसर आएगा माइनस में। फिर यहाँ पर x आ जाएगा बराबर 60 में 26 घटाएंगे तो जाएगा 4 3 34, क्योंकि 60 बड़ा है, माइनस का बड़ा आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो 17x बराबर आ जाएगा 34। 17 दूना 34 2 बार कट गया अर्थात x का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अर्थात जहाँ पर x है वहाँ आपको 2 रखने हैं। देखिए यहाँ पर 2 लिखा, 2 रखिए, जहाँ पर x वहाँ रखेंगे 2 माइनस 3y बराबर 13। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा करने लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा हमने यहाँ पर किया था, यहाँ नहीं किया था। तो समीकरण हमारा पास ये है 2 नहीं 4 माइनस 3y बराबर 13। इसको बसंता कर देंगे तो 3y बराबर आ जाएगा 13 माइनस 4, जाएगा हमारे पास 9। 3 माइनस 3y बराबर 9 आ जाएगा। ये काटेंगे तो 3 के 3 पर कट जाएगा, ये माइनस का है माइनस y बराबर 3 आ जाएगा। चिन्ह वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। x बराबर आ जाता है हमारे पास 2, y बराबर माइनस 3, ये इसका मान निकालना था। तो इस सवाल को हम ऐसे हल करते हैं। ठीक है। जब इस तरह युगपत समीकरण दिए होते हैं, चाहे x बराबर कर लीजिए चाहे y बराबर कर लीजिए, बराबर करने के बाद घटाना पड़ता है, घटाने के बाद फिर x y की वैल्यू निकाले जाते हैं। इस सवाल को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है। तो आयु छात्र इस प्रकार दी है, तो क्या निकालना, आपको माध्यिका क्या करनी है। छात्र कितने हैं, 40 है, अर्थात जो सम है तो सम का सूत्र लगाएंगे, सम वाला फार्मूला का। तो इसको लगाने के लिए हम पहले नोट करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल आपकी इस प्रकार होगी। देखिए इस टेबल को हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं, इसमें आपको जो पहला दी हुई थी वायु पहले पद में आता है, पहले लाइन में आता है। जो छात्र संख्या है वो दूसरी लाइन में आता है, और ये संचय भाग तीसरी लाइन में आता है। देखिए 12 बार का मतलब होता है कि वो संख्या वो कितनी बार आई हुई। जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, 10 इसका मतलब 4 बार आया हुआ है। 12 यहाँ पर 8 बार आया हुआ है, 14 आपका 2 बार आया हुआ है, 16 आपका 6 बार आया हुआ है, और 18 आपका 10 बार आया हुआ है। ठीक है। अब संचय 12 मतलब ये होता है कि जो 12 बार था उसको संचय करना था, योग ज्ञात करना। तो संचय 12 बार में हमेशा जो 12 बारता होती है उसको क्रमागत योग करते हैं, क्रम से करते हैं। जैसे 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद क्या था 8, तो 4 8 कितने हो जाते हैं 12। ठीक है। क्रम से जोड़ते हैं, आपको क्रम जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ तक 12 आ गया है, 12 में फिर आपके पास 2 आता है तो कितना हो जाएगा 14, 14 में फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 को तो फिर 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30। यहाँ कहीं मिस्टेक हो रहा है कि 40 हमारे छात्र 40 हैं, जोड़ने पर 30 आ रहा है। 8 4 12, 12 14, 14 6 20 30, 30 यहाँ पर आ रहा है।
यहाँ कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पर ही कुछ हो, यहाँ 30 छद हो सकते हैं। क्रमागत हमारे पास कितना है, 30 आया हुआ है। जब n बराबर 30 आया अर्थात पदों की संख्या जो है वो क्या है, सम है। जब सम है तो हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला, माध्यिका बराबर होता है n/2 वे पद प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2 होता है। ये आप जानते ही हैं। यह हमारे पास 30 है तो यह लिखेंगे 30/2 वे पद प्लस 30/2 + 1 वे पद बटे 2। अब देख रहे हैं 30 में 2 घटाएंगे 15 आएगा, तो 15वां पद प्लस, और 30 में 2 भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 एक 16, 16वां पद बटे 2। यह तक बात आप क्लियर हो गई होगी कि हमने कैसे किया। 15 पद है, 16 पद है। अब देखिए 15 और 16 पद किस में आ रहा है, देखिए 15 16 कहाँ पर आ रहा है, 15 20 में आ रहा है और 16 20 में आ रहा है। ठीक है, 15 भी 20 में आ रहा है और 16 भी 20 में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14, तो 16 इसमें भी आ रहा है, 16 इसमें भी आ रहा है, बटे 2 अर्थात 16 ही आएगा। तो इसकी जो 16 वर्ष आ जाएगा, तो इसकी माध्यिका आएगी वो आपकी 16 वर्ष आएगी। ठीक है, तो इस तरह सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं, माध्यिका वाले सवालों में आता है। तो ये सम का है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो दिए कोणों का मान आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। यहाँ 4 लिखे, 4 लिखते हैं। कॉट 45 दिया है। देखिए कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो आपको मालूम है कि tan 45 मान क्या होता है, 1 होता है। अगर tan 45 मान 1 है तो cot 45 मान भी 1 होगा, अर्थात 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। यहाँ पर सेक का स्क्वायर 60, सेक का स्क्वायर 60 दिया है, तो सेक आपका होता है काश का, तो काश 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, जब काश 60 का मान 1/2 होता है तो काश उल्टा कर देना है, काश को उल्टा क्या होता है, सेक। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस साइन 30 दिया है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान सॉरी साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 1 का वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी, तो 4 आ जाएगा। इसका हमारे पास 4 हो जाएगा, अब बटे 1। अब 1 का स्क्वायर निकालें तो 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर निकालें हमारे पास 4 आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, तो हमको प्राप्त होती है वैल्यू 1/4। यह इसका आंसर है। इस तरह सिंपल क्वेश्चन होते हैं बाली, खाली आपको इसके मान वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक घनाभ की माप डॉट 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 दी है, अर्थात घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, 3 विमाएँ होती हैं। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन को बनाया गया है। घर बना दिया जाता है तो कह रहा है इसकी वजह क्या होगी, जो घर बनाया जाता है उसकी वजह क्या होगी। देखिए कोई चीज़ अगर पिघला कर बनाई जाती है तो जिसका आयतन घनाभ का है वही आयतन किसका होता है, घन का होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर किसको जाएगा, घन के, क्योंकि उसको पिघला कर बनाया गया है। तो हम लिख सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ पिघला कर बनाते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, अर्थात ये तो इसको पहले कर लीजिए बाद इसको कर लीजिए। ठीक है, तो 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा घन का आयतन। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि घन का आयतन, अब आपको मालूम है घन का जो फार्मूला होता है, घन का जो आयतन होता है वो आपका होता है भुजा क्यू होता है, बराबर ये दिए है 98 गुणे 42 गुणे 18 सेंटीमीटर क्यूब के।
इनको आप गुणा करेंगे, फिर जो गुणा करने पे आएगा उसका हम क्या करें, गुणाखंड करेंगे, तो जो भुजा निकलेगी इसका निकलेगा। ये तो आप पहले गुणाखंड कर लीजिए इसका, जो ऐसे गुणाखंड का गुणा ना करिए, पहले से गुणाखंड कर लीजिए, तो हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे कि देखते हैं नीचे, देखिए कुछ इस तरह तोड़ने की कोशिश करिए। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 49 × 2, सिंपल से तोड़िए, सिंपल में, ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो तोड़ेंगे 6 7 तोड़ दीजिए, 42 घोड़े तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा देखिए कि 49 होता है 7 × 7 के, होता नहीं होता, एक साथ हमारे पास दिया हुआ है, ये भी आ जाएगा घोड़े। 6 दिए, 6 नोट करेंगे। अब देखिए 9 दूनी 18, कितना था, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 क्या होता है, 6 × 6 होता कि नहीं होता, होता है। ये दिया है भुजा क्यूब की, यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर क्यूब के, सेंटीमीटर क्यूब की, तथा भुजा बराबर क्या जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 7 × 7 × 7 × 6 × 6 × 6, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब के। देखिए 3 में एक बाहर निकाला जाता है गुणे, और ये भी 3 में एक बाहर निकालेंगे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 3 है, क्यूब रूट निकालेंगे तो एक हट जाएगा, एक ही बचेगा हमारे पास, तो 6 7 42 आ जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर। तो जो घन की भुजा है वो 42 सेंटीमीटर होगी। तो इस देखिए अगर आप गुणा कर देते हैं तो गुणा करके बाद भी आपको गुणनखंड निकालना पड़ता है, तो कुछ लंबा हो जाता। तो कुछ ऐसे इसको तोड़ने की कोशिश करिए कि जिससे गुणा भाग आसानी से हो सके, ठीक है, क्योंकि आपको क्यूब रूट बनाना है। क्यूब रूट बनाने के लिए आपको 3 3 की जोड़ी आपको पास होनी चाहिए, तभी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठचित्र में वो वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी आपका व्यास है। कोई चीज़ अगर व्यास होती है तो वृत्त को हमेशा 2 भागों में बांटती है। देखिए इस तरह सवाल पिछले साल के पेपर में आ चुका है और 20 में भी आया है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो रिपीट कर देता है या उस टाइप दे देता है, तो पिछले साल के पेपरों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए, तो आने वाले एग्जाम में आसानी होती है सॉल्व करने पर, पेपर लगाने में, ठीक है। देखिए ए ओ बी आपका क्या है, व्यास है। जब कोई व्यास होता है तो वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। एक भाग हमारे पास ये होता है, दूसरा भाग हमारे पास ये होता है। अब आपको ये भी मालूम है कि वृत्तखंड जो बनता है आधा, उसके तक जितने भी कोण बना लीजिए वो समकोण के बराबर होता है, अर्थात ये 90 डिग्री का होता है। इस तरह यहाँ भी देखेंगे अर्धवृत्त बना हुआ है तो ये भी 90 डिग्री होता है। ये भली बात आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कह रहा है ये 30 से 40 है, तो आपको सी बी डी अर्थात ये पूरा कोण और सी ए डी ये पूरा कोण का आपको मान बताना है। तो मान बताने के लिए पहले आपको इस कोण का मान मालूम होना चाहिए, दोनों मिला दीजिए, मिलाएगा। इस तरह इस कोण का मान मालूम होना चाहिए, तो अब पूरा कोण आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको मालूम है 2 कोण मालूम है तो ये कोण आसानी से निकाल आएगा, ये 2 कोण मालूम है तो ये भी आसानी से निकाल आएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों के ऊपर कितना होता है, 180 होता है। तो इस तरह हम नोट करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन 2018 के पेपर में मिला हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2018 के पेपर में आया हुआ था। तो अगर हम देखें तो इस टाइप क्वेश्चन 2018 के पेपर जब देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा लास्ट क्वेश्चन के आसपास 17 नंबर क्वेश्चन होगा, उसे आप दे सकते हैं। तो चलिए नोट करते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो ये चीज़ आप नोट करिए, क्या जब ए ओ बी क्या है, व्यास है, तब 2 अर्धवृत्त बनते हैं, ये आपको मालूम है। अब आपको मालूम है कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, अर्थात कोण सी बराबर 90, कोण डी बराबर 90, ये आपको मालूम, मतलब ये 90 जाएंगे। अब देखिए आप ये त्रिभुज लीजिए, पूरा त्रिभुज ले लीजिए। जब त्रिभुज ए सी बी में जब लेते हैं तो देखते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है, कि त्रिभुज के अंतर कोण का ऊपर कितना होता है, 180। तो देख रहे हैं ये कोण इतना आधा है, वो आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, बी आपके पास दिए ही नहीं गया,
बी, ये वाला बी देखिए, बी मतलब ए बी सी है और कोण सी का मान 90 डिग्री दिया है। तो 9 और 3 कितना है 120, इस 20 में 75 कर देंगे तो कोण बी ये 180 माइनस 120। देखिए जो कोण बी का है, बी क्या है, बी ये वाला है ऊपर वाला, अर्थात ए बी सी है। ये कोण क्या है, ए बी सी है, ध्यान दीजिएगा कि हम त्रिभुज यहाँ पर दिखा दिया है। तो जाएगा 60 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये वाला है हमारे पास 60 डिग्री जाएगा। इस तरह ए डी बी में, इस तरह ए डी बी में त्रिभुज ए डी बी में इसमें देखेंगे कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा एसोसिएशन त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल होता है। यहाँ पर नोट कर सकते हैं। कोण ए का मान यहाँ पास दिए नहीं गया। ये कोण ए का मतलब क्या है, ये कोण जो दिया है कोण डी ए बी है, कोण डी ए बी है प्लस कोण डी यहाँ पर 90 डिग्री है प्लस कोण बी यहाँ पर 40 डिग्री है, बराबर इससे जाएगा 90 और 40 होता है 30 को हम 75 कर देंगे, कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो ये मान आया आपको 50 डिग्री। अब देखिए पूरा कोण क्या होगा, 30 यहाँ पर है 50 यहाँ पर है, पूरा कोण हो जाएगा 80। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोण सी ए बी प्लस कोण डी ए बी बराबर 30 प्लस 50। हमने क्या किया, कोण नाम लिख दिया है, जैसे सी ए बी इतना लिख दिया, ये लिखा हुआ है। हमने डी ए बी लिखा है, ये लिख दिया, तो यह कितना ये जाएगा 80। और जो दोनों कोण मिला दें क्या बन जाएगा, तो सी ए बी बन जाएगा। यह कोई कोण का है सी ए बी, ये निकल आया हमारे पास, ये देखिए ठीक है, पूरा कोण ये हो जाएगा 80। इसी तरह यहाँ पर दिया है 60, ये दिया 40, तो कोण डी ये कोण सी बी डी बराबर हो जाएगा 40 10 40 और 60 हो जाएगा 100। इस तरह हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। ये 2018 के पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने 18 का पेपर देखा तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस तरह संख्या को हल करने के लिए आपको संख्या को समझना पड़ेगा कि सवाल में क्या कह दिया है। देखिए कह रहा है 2 अंक की संख्या है, अगर 2 अंक है अर्थात उसमें इकाई होगी और दहाई होगा। इकाई का अंक और दहाई का अंक है। यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए, यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाता है। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या को 12 है, अंक है मतलब इकाई दहाई है। अगर यह लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार जो हमारे कह यह पहली शर्त कर सकते हैं। पहली शर्त का क्या कह रहा है कि जो अंक है अगर उनको जोड़ दिया जाए और योग कर कितना जाता है 12 जाता है। इस समीकरण हमारे पास फर्स्ट तरफ हो जाता है। ठीक, देखिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर दहाई का अंक यहाँ पर x है, इकाई अंक y है, दहाई में गुणा करते 10 का, इकाई गुणा करते 1 का। अब आपको मालूम है दहाई और इकाई मिलकर संख्या बनती है। जैसे 25 लिखा है तो 25 क्या होता है 2 दहाई 5 के, अर्थात 20 और 5 क्या बनता है 25। इसी तरह दहाई में 10 गुणा होता है, इकाई में 1 गुणा होता है, तो दहाई और इकाई मिलती संख्या बन जाती है। तो हमारी संख्या हो गई 10x + y, अर्थात दहाई में 10 गुणा, इकाई में गुणा करेंगे क्योंकि x यहाँ पर जुड़ते नहीं हैं, तो संख्या हमको प्राप्त होगी 10x + y। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए, संख्या है हमारे पास क्या 10x + y, अगर 10x + y में 36 घटा देते हैं तो संख्या के अंक बदल जाते हैं, अंक की स्थान बदल जाती है। अर्थात जो इकाई है दहाई होता है, जो दहाई है इकाई हो जाता है, अर्थात 10। देखिए यहाँ पर x है, ये क्या हो जाएगा y, जहाँ पर y हमें क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये रहा समीकरण। ये तो सॉल्व कर लीजिए, बाद समीकरण 2 बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये समझना बात है कि स्थान बदलता है, अर्थात इकाई दहाई में जाता है, दहाई इकाई में हो जाता है। यहाँ पर 10x + y बराबर -36
सॉरी, देखिए अब क्या करेंगे, ये माइनस का है, इसको यहाँ पर शब्द कर देंगे और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो जब उसको उठा के यहाँ लाएंगे तो 10 वाई का है प्लस का है, तो जाएगा माइनस का, ये एक्स प्लस का है जो माइनस का, बराबर 36 में परसेंट कर देंगे, जाएगा 36, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। सॉल्व करें, देखिए 10x में एक एक्स कम हो जाएगा तो जाएगा 9x, 10 में एक y कम हो जाएगा तो 9y। देखिए यहाँ 9, ये 10 है, y है माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, बराबर 36 आ जाएगा। देखिए 9 दोनों कॉमन है, 9 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 36। ये काट देंगे 9 चौक को 36, अर्थात x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 36 के। ठीक है, चलिए, तो हमें समीकरण हमारे पास 2 प्राप्त हो जाता है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जोड़ने पर। मैंने बताया था कि जब इस तरह समीकरण बनते हैं तो एक चर कोई न कोई समान होने चाहिए, तो उसको हम जो जोड़ दे घटा दे आंसर मिल जाता है। देखिए करेंगे क्या, जो समीकरण पहला है x प्लस वाई बराबर दिया है 12, दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर दिया है 36। अब यह देख रहे होंगे ये y प्लस का है, y माइनस का कट जाएगा, x हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा जोड़ेंगे तो जाएगा 8 4 48, इसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 नहीं 4, 2 चौको 8 24। ठीक है, ये आ जाएगा 24। सॉरी, मिस्टेक ये हो गया, यहाँ पर x, यहाँ पर 4 आता है ना, 4 रखना पड़ेगा, घटाने में 4 आ रहा है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 12 4 का जाएगा 16। ठीक है, 16 2 गुणा करके कितना, जब 16 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे 16 में, जाएगा 8, तो हमारे पास जो x बराबर जाता है 8 के। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर कट जाता था, यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक थोड़ा सा कर लीजिएगा। x मान कितना आता है 8। अब x मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख लीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 12, इसको पसंद करेंगे तो घट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4 के। अब हमारे पास संख्या क्या बनती है, संख्या हमारे पास 10x प्लस वाई है, तो देखिए 10 लिखिए गुणे x का मान दिया है पर 8 प्लस वाई बराबर 4 दिया है, तो 10 से 80 प्लस 4 बराबर जाएगा 84, यह इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपको एक चेक करना है कि हमारे सवाल लगाया है सही है गलत है, तो करेंगे क्या, जो सवाल पे कह रहा है अब वैसे कर दीजिए। देखिए जैसे कि 84 हमारे पास आंसर है, संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि अगर 36 घटा दें तो संख्या पलट जाती है, अंक पलट जाते हैं, तो घटा दीजिए, 84 में 36 घटा दीजिए, तो कितना आता है 8 4। क्या सही है, सही, बिल्कुल। देखिए पहले 8 4 84 था, अभी उल्टा हो गया, 4 8 48 हो गया। क्या जो अंक है, क्या अंक बदले कि नहीं बदले हैं, बदल गए हैं, अर्थात जो हमारा आंसर निकला है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह सवाल को हम उत्तर भी चेक कर सकते हैं कि जो हमने लगाया है वो सही है या गलत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 3 मीटर व्यास का एक 14 मीटर गहरा कुआं है, ये 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपये खर्च होगा। ठीक है, ये कुआं इस तरह खोदा गया है, इस तरह ये कह रहा है इसका व्यास आपके पास 3 मीटर है। ठीक है, और 14 मीटर गहरा कुआं है, यहाँ से यहाँ तक जो कुआं है आपका 14 मीटर गहरा है। तो कह रहा है खोदने में कितने रुपये खर्च होगा। अगर 30 रुपये प्रति घन मीटर, अर्थात मीटर क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, घन कह रहा है, इसका मतलब इसका आयतन निकालने की बात कह रहा है। लेकिन जब कुआं होता है, कुएं पानी भरा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मीटर दिया है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं आयतन का। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले नोट करते हैं जो हमारे पास दिया होता है, पहले हम उसको नोट करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मीटर व्यास का, और देखिए व्यास है, और 14 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। देखिए गहरा है, कुएं गहराई है,
वो आपका 14 मीटर है। और ब्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक कुआं आपका गोलाकार होगा, ठीक है। तो ब्यास जो होता है ये दोनों परिध के बीच की दूरी कहलाती है, ब्यास कहलाती है। तो यहाँ तक अर्थात यहाँ तक की यहाँ तक दूरी जो होगी वो 3 मीटर होगी, ठीक। तो और कह रहा है कि 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च आएगा। देखिए कह रहा है कि प्रति मीटर घन मतलब मीटर क्यूब कह रहा है, घन मीटर कह रहा है मतलब मीटर क्यूब। अगर यहाँ पर वर्ग मीटर कहता तो इसका मतलब क्षेत्रफल होता, घन मीटर कह रहा है इसका मतलब आयतन कह रहा है। तो हमारे पास जो सवाल दिया है उसे आप नोट करने की कोशिश कीजिए कि सवाल हमारे पास क्या दिया है। देखेंगे एक प्रकार का बेलन बन जाता है, अगर देखेंगे एक प्रकार बेलन है। तो व्यास हमारा पास दिया है, कुएं का व्यास दिया है 3 मीटर, अर्थात त्रिज्या निकल आएगी 3/2 मीटर की, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई। गहराई क्या दिए है, कुएं की गहराई दिए है 14 मीटर की, ठीक है। तो क्या निकालेंगे कि 10 खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। जब खुदाई करेंगे, ठीक है, खुदाई करेंगे तो एक जब खुदाई करेंगे एक बेलन जैसे बन जाता है। तो पूरे खुदाई करेंगे तो एक प्रकार का आयतन आ जाता है। देखेंगे कुएं का आयतन, ठीक है। तो जगह पाई r²h, एक बेलन होता है। पाई का मान होता है 22/7। आर त्रिज्या है 3/2, क्योंकि स्क्वायर लगा है 2 में गुणा कर देंगे। ऊंचाई दिए हैं हमारे पास 14 मीटर, ये मीटर क्यूब के, ठीक है। एक मात्रक है, इसको आयतन मात्रा होता है मीटर क्यूब में। सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार कट जाता है, 2 2 1 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से कट 11 आ जाएगा। तो हमारे पास है 11 गुणे 3 प्राप्त होता है, अर्थात इनके 9 11 ये मीटर क्यूब इसके आयतन आ जाता है। यहाँ पर आयतन है, ये क्या दिया है, 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब हमारे पास दिया क्या हुआ सवाल में कि 1 मीटर क्यूब कुएं की खोदने का खर्च दिया है 30 रुपये, ठीक। 1 मीटर क्यूब, यह दिखा रहा है प्रति मतलब होता है 1, घर में तो होता है क्यूब, मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब कुएं की खुदाई को खोदने का खर्च यहाँ पर 30 रुपये दिया है। हमारे पास कितने मीटर दिए हैं, 99, हमारे पास 99 मीटर क्यूब दिया है। तो 99 मीटर क्यूब कुएं को खोदने का खर्च बराबर हो जाएगा 99 गुणे 30 रुपये, जाएगा 0 29 27 27 2 29, अथवा 2970 रुपये आपको खुदाई करने में लगेंगे। 90 मीटर क्यूब अगर खुदाई करेंगे तो आपको 2970 रुपये खर्च हो जाएंगे। यह इसका आंसर है। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया है, सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद मैं आपके लिए एक विशेष प्रकार का मॉडल पेपर लाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दूसरे लोगों को सब्सक्राइब शेयर कर देंगे, जिससे कि ज़्यादातर वीडियो आपका वायरल हो सके, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।